आज मैं आप लोगों के सामने ये 2022 और 23 के आउटलुक के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा और कुछ मैं न्यू ईयर पिक्स के तौर पे स्टॉक्स लाया हूं और वो करीब 6 स्टॉक्स हैं और 3 मैंने जी बिजनेस पे कल दिए थे न्यू ईयर पिक्स और 3 में नए और ऐड करूंगा उसमें, तो 6 पिक्स है। और आज मैं देखिए टी शर्ट मैंने ब्राज़ील की पहनी है क्योंकि इस वीकेंड में जो ये लास्ट हफ्ता गया उसमें काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हुए हैं और उनमें से सबसे बड़ी 3 अहम अगर घटनाओं की या खराब न्यूज़ की बात करूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का माता जी का देहांत होना, ओम शांति, उनकी डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस और उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। फिर पेले, ब्राज़ील के स्पोर्ट्स पर्सन, सॉकर किंग, मैजिशियन बोलते थे, आज तक का सबसे बड़ा, वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार। और मैं आज इसीलिए मैं जो टी शर्ट पहना हूँ, देखिए ब्राज़ील की जर्सी है और मुझे पहले बहुत पसंद थे और उनका जो पूरा नाम था, मुझे याद है बचपन में जब क्विज होता था तो ये नाम जरूर पूछा जाता था कि पहले का पूरा नाम क्या है, तो एडसन एरांटेस डो नोसिमोंटो, तो ये नाम पूरा है जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो इसलिए पहले उतना ही छोटा नाम दे दिया गया। फिर इंडिया के एक्स क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ, बट एनीवेज ये सब सारी चीज़ें जनरल लाइफ में होती है। वैसा ही 2022 में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है और मार्केट्स भी काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। बट इन सब वॉलेटिलिटी के बीच में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट्स ने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स के सामने इंडियन मार्केट्स को देखें तो इंडियन मार्केट्स अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप जिस सेगमेंट को मैं बहुत देखता हूँ और ज़्यादा ट्रैक करता हूँ और वहाँ से ही स्टॉक्स लाता हूँ, वो सेगमेंट फिर भी कम परफॉर्म किया। बट निफ्टी अगर आप फिर भी देखें और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा, बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑटो इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडियन मार्केट्स तो फिर भी 4-4.5% के लगभग के रिटर्न्स दिए हैं। बट डाउ जोन्स देखिए नेगेटिव 8-9% के रिटर्न्स है। अगर नैस्डैक को देखें जिससे हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स भी काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, नैस्डैक तो करीब 33% डाउन है और इवन आईटी इंडेक्स इंडिया का वो भी नीचे है। तो आईटी फार्मा अंडर परफॉर्मर रहे हैं और इंडिया में ऑटो और बैंकिंग अच्छा की। और आने वाला साल भी मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग के नाम पे होगा, ऑटो के नाम पे होगा, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, ये सब अच्छा करेंगे। और फिर मैं देख रहा था कि जिस तरीके से कई सेक्टर्स हैं और भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं अगर थीम की बात करूं तो कुछ थीम्स जो बहुत बढ़िया लग रहे हैं हमें, मुझे भारत थीम बहुत बढ़िया लगती है। इंडिया में देखिए मैं इंडिया को 2 तरीके से देखता हूं, एक इंडिया है और एक भारत है। भारत मतलब जो हमारा रूरल इंडिया है, जो एक्चुअल इंडिया है, वो गजब का लग रहा है। वहाँ पे रूरल कंजम्पशन की थीम्स गजब चल रही है। एग्री थीम पे मैं बहुत फोकस्ड हूँ और सरकार भी देखिए किस तरीके से एग्री को लेकर काफ़ी सीरियस है। एग्री जीडीपी देखिए इंडिया का अभी भी उतना हिस्सा नहीं ले रहा, जितनी पॉपुलेशन अगर देखिए पार्टिसिपेट करती है एग्रीकल्चर में, उस हिसाब से जीडीपी में हिस्सा नहीं है, उसको बढ़ा रहे हैं। वहाँ ग्रोथ आती है तो बहुत बड़ी ग्रोथ आती है। तो एग्री थीम में देखिए जो एग्री इनपुट्स है, भले फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स और सारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सेक्टर्स है वो बढ़िया करना चाहिए। ऑटो की मैं बात कर रहा था तो ऑटो और एंसिलरी बहुत बढ़िया लगते हैं मुझे। बिल्डिंग मटेरियल्स, सीमेंट, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है और रियल एस्टेट के साथ में अगर सरोगेटली जाता हूं तो मुझे एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और जो हाउसिंग फाइनेंस में भले बैंक्स हो वो लोग अच्छे लगते हैं। और सीमेंट पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि 1-1.5 साल सीमेंट के बहुत अच्छे नहीं गए थे। रीज़न भी कि कुछ तो रॉ मटेरियल की प्राइजेस को लेकर इश्यूज थे और कुछ आने वाले दिनों में अब जो अच्छी चीज़ें होने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक सीमेंट सेक्टर बढ़िया करेगा। स्पेशलिटी केमिकल्स, चाइना +1 की वजह से इंडिया बहुत बढ़िया कर, और इंडिया एक स्वीट स्पॉट पे है। तभी हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स कैसे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ऑटो और कई स्टॉक्स काफ़ी सारे इवन सब बढ़िया कर रहे हैं। इंफ्रा अगेन जिस तरीके से लास्ट बजट में सरकार का ज़बरदस्त इंफ्रा के ऊपर सैंक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में भी और इस बजट में भी इंफ्रा के ऊपर पूरा पुश रहेगा। तो इंफ्रा स्टॉक्स विल डू वेल। अगेन इंफ्रा में जिस तरीके से कुछ अगर आप देखें कंपनीज हैं जो अच्छा है, अच्छी हैं और कंपनीज उनकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं अगेन इंफ्रा का जो सरोगेट बेनिफिट है वो मैं सीमेंट को देना चाहूँगा। अगर इंफ्रा पे पुश आएगा तो सीमेंट पे, बिल्डिंग मटेरियल्स पे, इन सब में भी फायदा होता है। फिर मैं BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स एंड इंश्योरेंस, ये सेक्टर बहुत ज़बरदस्त लगता है। इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन देखिए किस तरीके से, रिटेल अगर इन्वेस्टर्स देखें किस तरीके से आज म्यूचुअल फंड्स में रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मार्केट्स में आ रहे हैं,
इंश्योरेंस की अवेयरनेस, ओवरऑल डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, तो ये सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। और पीएसयूज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीएसयूज गजब का परफॉर्म कर रहे हैं और पीएसयू बैंक्स ने तो इस बार गजब के रिटर्न्स दिए हैं। इवन एसबीआई देखिए, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, ये 3 तो बड़े कंपनीज है। बाकी जो छोटी पीएसयू बैंक्स है वो बहुत जबरदस्त किए हैं। और जो डिफेंस और रेलवेज वाली पीएसयूज है वो बहुत बढ़िया कर रही है। और सरकार का देखिए डिफेंस पे तो जबरदस्त फोकस है ही है, रेलवेज पे भी। तो ये सब सारे सेक्टर्स है जो अच्छा करेंगे। बट मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगा क्योंकि स्टॉक पिक्स को लेकर लोगों को ज़्यादा वो रहती है, ज़्यादा इंतजार रहता है। तो मैं 3 स्टॉक्स जो मैंने दिए थे जी बिजनेस पे, मैं उनको रिपीट करूंगा। मैंने ऑटो इंसुलरी, जैसा कि मैंने कहा, वहां पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूं। तो ऑटो इंसुलरी मैंने एक कंपनी दी है टैलब्रोज इंजीनियरिंग, जो कि एक बहुत पुरानी कंपनी है, 1980 से कार्यरत है। टैलब्रोज ऑटो और टैलब्रोज इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनीज है। तो टैलब्रोज इंजीनियरिंग पे ध्यान दे। और इस स्टॉक को मैंने दिया था 625 के टारगेट के लिए। तो पहला स्टॉक हो गया टैलब्रोज इंजीनियरिंग। दूसरी कंपनी है रोलेक्स रिंग्स, अगेन एक टॉप 5 फॉर्जिंग कंपोनेंट्स अमंग्स टॉप 5 आती है ये इंडिया में। और अगेन ऑटो इंसुलरी बोल लीजिए, और भी दूसरे सेक्टर्स उनको भी कैटर करती है। तो ये भी एक कंपनी गजब की है, 1980 से ये भी कार्यरत है और बहुत बेहतरीन कंपनी है। रिसेंट आईपीओ आया अगस्त 2021 में और मुझे लगता है कि स्टॉक को भी बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। एफआईआईज और डीआईआईज का बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग और पब्लिक की होल्डिंग कम है। तो स्ट्रॉन्गर हैंड्स में स्टॉक ज़्यादा, तो हो सकता है कि और तेजी बन जाए आगे। तो 2030 और 2050 के टारगेट के लिए मैंने रोलेक्स रिंग को रेकमेंड किया है। एंड थर्ड स्टॉक है वो रेवती इक्विपमेंट्स, एक अगेन वाटर वेल ड्रिल्स और ब्लास्ट होल ड्रिल्स की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बहुत पुरानी कंपनी, अगेन ये भी 1977 से कंपनी कार्यरत है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। इस स्टॉक को भी देखें। और ये स्टॉक भी अभी रिसेंटली जब मार्केट लास्ट वीक दिसंबर में, मतलब इनफैक्ट इस वीक के पहले वाले वीक में, जब 3 दिन जो जबरदस्त कोरोना, चाइना के कोरोना स्केयर की वजह से जो स्टॉक्स टूटे थे, तो वहां पे ये भी स्टॉक अछूता नहीं था, ऊपर के लेवल से टूटा और अच्छा हाइज बनाने के बाद, एक करेक्शन देखने के बाद अब लगता है कि बेस बिल्डिंग हुई है और वापस से ये स्टॉक चलना चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को भी लेना चाहिए 1230-1250 के टारगेट्स के लिए। फिर मैं अगेन जैसा कहा कि मैंने एग्री इनपुट्स के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है और मुझे लगता है कि एग्री इनपुट्स में फर्टिलाइजर्स, क्योंकि सरकार देखिए यूरिया को लेकर और ओवरऑल सब्सिडीज को लेकर काफ़ी मेजर्स ले रहे हैं। और फर्टिलाइजर्स में मुझे एक कंपनी बहुत बढ़िया लगती है, जो कि एक तरीके से होल्डिंग कंपनी भी मान लीजिए जीएनएफसी की, जो कि एफएनओ में है, बट उसकी होल्डिंग कंपनी जो है जीएसएफसी, गजब के इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी है इस कंपनी के और बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बुक वैल्यू के मतलब 0.48 बुक वैल्यू है, 140 का भाव है और ऊपर के लेवल्स 199 के दिखाए हुए हैं। पहले भी मैंने रेकमेंड किया हुआ है और अच्छे लेवल्स पे। सबसे बढ़िया बात है इसमें फोमो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट्स चल गए, कई स्टॉक्स चले, इवन फर्टिलाइजर्स में बहुत स्टॉक्स चले। इवन मैं आरसीएफ मेरा चहेता स्टॉक है और भी बहुत सारे मैंने कोरोमंडल सब देखे, चंबल देखे, सब चले हुए हैं। तो ये स्टॉक उस लेवल पे नहीं चला जिस तरीके से चलना चाहिए और वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, सिर्फ 4.75 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है। एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, बेहतरीन डिविडेंड डील देती है, बेहतरीन ग्रोथ देती है। तो इस स्टॉक पे ध्यान रखें। जीएसएफसी 170 के टारगेट्स के लिए 160, 170 जो इजीली अचीवेबल लगते हैं और इवन और होल्ड करें तो 200 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा स्टॉक है इंडोको रेमेडीज। अगेन ये स्टॉक भी मैंने जेम स्टॉक्स में, जैन साहब के जेम्स जी बिजनेस पे कवर किया हुआ है, ऐसा नहीं है, बट ये कंपनी भी गजब की कंपनी है और कोरोना के बाद कंपनी की काया पलट हुई है। गजब का परफॉर्मेंस, गजब का क्वार्टरली परफॉर्मेंस और इनके कुछ प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट्स में और एक तरीके से मार्केट लीडर्स भी है। हमने यूज भी किया होगा इनके प्रोडक्ट्स को। ये फार्मा कंपनी भी और कुछ ओटीसी प्रोडक्ट्स इनके काफी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि सेंसोडेंट है, कीडोडेंट है, ये सब अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारी ब्रांड्स है कंपनी की जो लीडर है मार्केट में, रैंक नंबर 1 है। तो बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में कंपनी अवेलेबल है, 3400 करोड़ की सारी कंपनी है। बिल्कुल इस स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे और 406 के लेवल्स पे शायद क्लोज हुआ था फ्राइडे को और वहां से आराम से 460, 480 के टारगेट्स के लिए और भी ज़्यादा पहुंच सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल्स 530 के भी दिखाए और उसके बाद तो गजब के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए हैं। तो एक इंडोको रेमेडीज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलजी बालाकृष्णन ब्रदर्स, अगेन जो
ऑटो इंसुलरी स्टॉक है ये, और मुझे अगेन बहुत बढ़िया लगती है कंपनी। गजब के फंडामेंटल्स है, गजब के वैल्यूएशंस है, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस रादर, सिर्फ 8-9 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चलता है। डिविडेंड यील्ड गजब का है 2.25% के लगभग, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 36% के लगभग रही है। और सितंबर का क्वार्टर अच्छा गया, पिछले अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो मार्च के मुकाबले थोड़ा सा हल्का जरूर था, और इसीलिए ये स्टॉक करेक्ट भी हुआ। ऊपर के लेवल्स 805 के दिखाए में उसके सामने करेक्ट हुआ, और नीचे के लेवल्स भी 507 है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा खोने को नहीं। और अगर नीचे भी आए तो घबराना नहीं है, इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि जो पेडिग्री है और जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है चेन्स की, इसमें इनकी अच्छी ब्रांड चलती है और ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में काम आती है, तो स्प्रॉकेट्स और मेटल फॉर्म पार्ट्स कुछ बनाती है। सो ओवरऑल ये स्टॉक को भी लें। और 6 स्टॉक्स हो गए, तो 6 स्टॉक्स में अभी जो मैंने दिए हैं वो जीएसएफसी, इंडोको रेमेडीज एंड एलजी बालाकृष्णन। और पहले जो 3 स्टॉक थे जो कि मैंने कल जी बिजनेस पे दिया था, यानी कि कल मतलब 30 तारीख को मैंने आफ्टरनून शो में दिया है, वो टैलब्रोज इंजीनियरिंग, रोलेक्स रिंग्स एंड रेवती इक्विपमेंट्स। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, और आने वाला साल मुझे लगता है कि अच्छा जाएगा 2023 भी। और मिड कैप स्मॉल कैप वैसे अंडर परफॉर्म किए हैं, अगर हम देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है इंडिया में भी, करीब 14% के लगभग। अगर लास्ट ईयर से अगर ये साल देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। मिड कैप इंडेक्स फिर भी 2-2.5% का रिटर्न दिया है, और निफ्टी 4-4.5% और बैंक निफ्टी 21% ये रिटर्न्स आए हैं। फिर ऑटो इंडेक्स भी अच्छा 15.5% के लगभग। तो मुझे लगता है कि आने वाला साल भी मुझे लगता है कि बिल्डिंग मटेरियल्स, सीमेंट, फिर जो मैंने अभी बोला कि बैंक्स, बीएफएसआई सेगमेंट, एग्री इनपुट्स, ये सारे मैंने रिपीट कर रहा हूँ वापस से, तो इन सेगमेंट्स पे ध्यान दें। जो न्यू एज कंपनीज है उनसे मुझे अभी भी डर लगता है, और कुछ मैं आईपीओज के लिए थोड़ा कॉशन करना चाहूँगा। पहले जिस तरीके से आईपीओज आते थे और ओवर सब्सक्राइब होते थे, कुछ फंडिंग का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल था, और अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। तो आईपीओज को काफ़ी स्टडी करके लगाएं। हम लोग हमेशा ट्विटर पे अपडेट देते ही हैं, सारे सोशल मीडिया पे देते ही हैं, टीवी पे भी मैं बात करता हूँ। तो आईपीओज को सोच समझकर, सूझबूझ कर लगाएं, क्योंकि आजकल लिस्टिंग गेन्स पहले जैसे नहीं रहे, और कुछ तो अब उनको भी सीख मिलेगी जो मर्चेंट बैंकर्स और या जो नए जो कंपनीज आ रही है टेबल पे कुछ इन्वेस्टर्स के लिए छोड़े। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि निवेशित रहें मार्केट्स में। आने वाला साल मिड कैप स्मॉल कैप्स का भी हो सकता है, और आने वाले 10 साल मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत जबरदस्त रहेंगे। इंडियन मार्केट्स स्वीट स्पॉट पे है। इंडिया में आज यूएस से कम इन्फ्लेशन है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, और इंडिया के ऊपर बहुत पॉजिटिव रुझान सारे बाहर के इन्वेस्टर्स का बन रहा है। और इंडिया में जो कंप्लायंस और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं, और जिस तरीके से टैक्स कलेक्शंस बढ़े हैं, तो इंडिया इंटरनली डोमेस्टिकली बहुत बढ़िया लग रही है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बुलिश रहें और इन्वेस्टेड रहें। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में नहीं भी आ सकते हैं, नहीं आए, बल्कि सबसे पहले मैं बोलूँगा म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, पैसिव इन्वेस्टिंग कीजिए। उसके बाद और फंड्स आपको इन्वेस्ट करने हैं तो इक्विटीज़ में लगाएं, वहाँ पे भी आप अलग अलग तरीके हैं, पीएमएसएस, एआईएफ्स, ये सब। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले साल अच्छा रहे, और इन्वेस्टिंग करें, पैसा बनना चाहिए, और नहीं भी बनता है तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म होराइजन रखें, आने वाले सालों में बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन इन एडवांस। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेशियस।